आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त जिदित। आज के टीचर्स प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है मिसेस कनिका दास। आप हैं लासांग एलपी स्कूल के टीचर और साथ ही ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हारंगजाओ ब्लॉक का भी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में। थैंक यू मैम, आपने बुलाया। तो मेरे बारे में तो आपने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हूँ। 11 ईयर्स से टीचिंग कर रही हूँ। ये 12th ईयर कंप्लीट हो गया है मेरा और मैं लास्ट 7 to 8 ईयर्स से रिसोर्स पर्सन हिसाब से काम कर रही हूँ। तो इसमें बहुत आनंद भी आता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिला है इस प्रोफेशन का वजह से, इसलिए वेरी थैंकफुल। आपको भी धन्यवाद, आपने बुलाया। जी ठीक है। और आज का हमारा विषय रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? जी, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन, बच्चों को इंक्लूड करते हैं, सेग्रीगेट करके, मतलब अलग करके नहीं देखते हैं, हर बच्चे को एक करके देखते हैं। जी, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं डिसेबल चिल्ड्रन। एक्चुअली हम लोग ये डिसेबल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं स्पेशली चैलेंज या फिर स्पेशल चिल्ड्रन हिसाब से उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। पर फॉर मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक डिसेबल चिल्ड्रन, नॉन डिसेबल चिल्ड्रन और जैसे कि स्पेशल एजुकेशन नीडेड चिल्ड्रन प्लस सोशली डिसएडवांटेज जो चिल्ड्रन होते हैं उस सेक्शन का स्टूडेंट्स को भी या चिल्ड्रन को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करके देखते हैं। मतलब हर तरह का बच्चा को हम लोग इंक्लूड करके देखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। जो हम लोग करंटली हम लोग का जो अभी एजुकेशन सिस्टम है ये इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड ही है। अच्छा, ठीक है। ओके, देन ये इंक्लूसिव एजुकेशन की विशेषताएं क्या है, आप थोड़े डिटेल में बता सकेंगे? जी, ये जो आपने जैसे पूछा, ये इसका विशेषता क्या है आप पूछ रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हर कैटेगरी का चिल्ड्रन को इंक्लूड किया जाए और यही है। और इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, अलग करके नहीं देखते। जैसे कि एक बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मैं ये क्या है बाद में आपको बताती हूँ। तो एक बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, एक बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, एक को ब्लाइंड है या डिफ है या नहीं दिखता या लो विजन प्रॉब्लम है। तो वो सब बच्चे को हम लोग इसमें एक ही क्लासरूम में, एक ही सेटिंग में लाके उसको अलग करके नहीं देखते, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर चीज़ को, हर किसी को एक इक्वली देखते हैं, इक्वल करके देखते हैं। तो इक्वलिटी के ऊपर हमारा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो इसीलिए हम लोग इसमें हर बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करके एक करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देने का कोशिश करते हैं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका बच्चों का। और इसमें सोसाइटी को एक ऐसा हम लोग दिखाने का या फिर ये करने का कोशिश करते हैं जहाँ पे हर बच्चा एक है, सेम है, और एक टीचर के आंखों में भी वो बच्चा हमेशा एक होना चाहिए, वही है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप या फिर प्रोविजंस जो है इसको हम लोग बहुत सारे एक्ट्स में हम लोग रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि RTE एक्ट ऑफ 2009 है, उसके बाद RPWD एक्ट ऑफ 2016 जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के है वो है। उसमें 21 टाइप्स ऑफ राइट्स जो है, मतलब 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। पहले वो 7 हुआ करता था, अभी 21 टाइप का है। तो यही है इसका विशेषताएं। और इसमें अगर आप पूछेंगे कि कैटेगराइज क्या क्या है, कौन कौन सा है, तो मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ब्रॉडली में 5 कैटेगराइज में हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल, वो मेनली दिमाग रिलेटेड है, ब्रेन रिलेटेड है, इसमें आएगा। उसका अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कुछ है बच्चे का वो आएगा। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी से, जैसे कि आपने देखा होगा तारे जमीन पर, हाँ, उसमें बच्चे को उस स्टूडेंट को प्रॉब्लम था कि उसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होता था, लेटर्स उसको अलग फलग दिखाई देता था, B and D को उल्टा पुल्टा दिखाई देता था उसको। तो वो डायलेक्सिया कहते हैं, जिसमें बच्चे को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो वो सब है। तो उसमें हम लोग इंटेलेक्चुअल में पहले बोलते थे कि मेंटली जो है वो बीमार नहीं है, वो जस्ट उसको प्रॉब्लम है जो हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें ऑटिस्टिक भी आ जाता है बच्चा, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाता है। फिर हेल्थ
रिलेटेड अगर कुछ है तो उसको हम लोग कैटेगराइज करके देख सकते हैं, जिसमें उसमें मेंटल प्रॉब्लम्स हम लोग देख सकते हैं, या फिर जैसे कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है, उसमें दे सकते हैं आप। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है जो आजकल थोड़ा बहुत कॉमन भी है, आपने सुना भी होगा, जैसे कि थैलेसेमिया। हाँ, थैलेसेमिया सुना होगा। उसके बाद सिक सेल रिलेटेड जिसमें सेल्स नहीं बनते हैं, वो सब डिजीज सुना होगा। हाँ, और एनीमिया, हाँ, वो सब भी उसी में आ जाते हैं। जो ब्लड रिलेटेड है वो पेरेंट्स से बच्चे को मिलता है, मेनली पेरेंट्स से रहता है, वो सब है। उसके बाद अब सेंस रिलेटेड आप देखे होंगे कोई डिसेबिलिटीज जिसमें उसको आंखें से दिखाई नहीं देता है, कंप्लीट ब्लाइंड बोलते हैं हम लोग, अगर उसको थोड़ा भी नहीं दिखाई देता है, या फिर लो ब्लाइंड भी हम लोग से दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है। हाँ, उसके लिए टेस्ट वगैरह होता है, तो वो सब करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितना लेवल में है वो बच्चा डिसेबल। उसके बाद हियरिंग रिलेटेड हो सकता है, वो भी सेंस से आता है। हियरिंग में उसको सुनने में प्रॉब्लम है, कम सुनाई देता है, या कंप्लीट मतलब डीफ है, सुनाई ही नहीं देता है, तो वो सब है। उसके बाद फिजिकल रिलेटेड हो सकता है, जो हम लोग को जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर मतलब उसको फाइन जो हाथ पाँव चलाने में उसको प्रॉब्लम होता है, चलने नहीं चलता है, उसको व्हील चेयर का जरूरत है, वैसे टाइप। लेप्रोसी कोड कर सकते हैं कैटेगराइज, जिसमें उसको वो बीमार तो ठीक हो गया, लेकिन बीमार ठीक होने के बाद जो इफेक्ट्स रह जाता है, जिसके वजह से वो हाथ पावर मूव नहीं कर सकता है, वो सब आप देख सकते हैं। उसके बाद सेरेब्रल पल्सी, सीपी बोलते हैं हम लोग, वो है। ड्वार्फिज्म आपने सुना होगा। हाँ, वो मेनली उसमें 4 फीट 10 इंच से छोटे जो अगर इंसान है, कोई बच्चा या फिर एडल्ट भी, उसको हम लोग ड्वार्फिज्म से कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, जिसमें मसल्स रिलेटेड है, मसल्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, वो सब है। उसके बाद एसिड अटैक तो हम लोग यहाँ पे देखा नहीं, तो एसिड अटैक विक्टिम्स को भी हम लोग उसमें फिजिकल वाले में कैटेगराइज करते हैं। तो ब्रॉडली हम लोग ये 5 कैटेगराइज करते हैं। अगर कभी मौका मिला तो हम ये को डिटेल में समझा देंगे, और डिटेल्स में हम लोग बात भी करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स। जी, ठीक। आपने जो भी बताया आजकल के बच्चों में ये दिखाई देता है, तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले? जी, अगर आइडेंटिफाई होता है तो एक बच्चा जब जन्म होता है, उस जन्म से पहले से ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। जन्म से पहले? जी, जन्म से पहले मतलब मदर्स के वोम पे। जी। मदर्स के वोम पे कैसे, जैसे कि इसलिए हम लोग को जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसके बाद आप प्रेग्नेंट डिक्लेयर होते हैं, तो उसके बाद आपको सप्लीमेंट्स दिया जाता है, रेगुलर आपको चेकअप्स दिया जाता है, आपको रेस्ट करने के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए बोला जाता है। तो शुरुआत से, जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर आप बच्चा प्रीमेच्योर है तब उसमें ये सब प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसलिए पेरेंट्स को अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है हम लोग इसलिए घर से ही शुरू हो जाता है। घर पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा को अगर ऑटिस्टिक है नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में आपने सुना होगा कि 5 साल से कम बच्चे में 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है, 90% ब्रेन, ऐसा सुना होगा। तो ऐसा ये प्रूवन भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि ऐसा होता है। तो जब बच्चा का वो ब्रेन जो है वो बिलो 5 ईयर्स में ही पूरा एडल्ट का 80-90% जैसा डेवलप हो जाता है। तो ये क्रिटिकल ईयर्स ऑफ ये चाइल्ड बोला जाता है कि इसी टाइम पे आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स दिख रहा है, अगर ये जो मैंने बोर्डली 5 आपको बताया, कैटेगराइज करके बताया, अगर ये प्रॉब्लम्स दिख रहा है तो वो पेरेंट्स ही है जो पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। क्यों आप पूछेंगे? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि होम इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड ना, तो घर पे वो जन्म होने के बाद उसको कुछ नहीं पता। तो वही है, पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, अपना ही काम में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल का आइडल फैमिली है, मतलब छोटा परिवार जिसमें मदर फादर एंड बच्चा है, दोनों भी वर्किंग है। हाँ, दोनों भी वर्किंग है प्लस। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे को अगर डेवलपमेंटल डिलेस है या फिर उसका माइलस्टोन्स होता है, वो अचीव नहीं हो रहा है, तो कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर जन्म के बाद अगर पेरेंट्स उसको ध्यान दे, ये करे, तो वो अर्ली आइडेंटिफाई हो सकता है। और आइडेंटिफाई हो गया तो उसमें क्योर भी कर सकते हैं फर्दर। उसका अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी फॉर सपोज, मैं आपको एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, अगर उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो उसका फिजियोथेरेपी हो सकता है। अगर कम उम्र में ही हो जाएगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसको क्योर कर सकते हैं हम लोग। इसलिए अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जी, तो आपका मतलब है कि ये पेरेंट्स जो है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जी 100%। ओके, धन्यवाद। और हमने सुना है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन्स भी है, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे?
जी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ना, तो इसको भी हम लोग 4-5 कैटेगराइज करके, मैं मेनली 4 कैटेगरी में आपको बताना चाहूंगी कि ये है क्या और कैसे पेरेंट्स इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं घर पे। जैसे कि फिजिकल एक्सपेक्ट अगर मैंने देखा, फिजिकल मेरा ग्रोथ या फिर मेरे बच्चे का या फिर आपके आसपास के या आपके कजिन्स या रिलेटिव्स किसी के बच्चे है, घर पे बच्चे है, आप देख रहे हैं उसको, तो उसका फिजिकल फैक्टर्स आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हो गया ग्रोस मोटर स्किल्स, आप देख सकते हैं, जैसे कि उसका ग्रोस मोटर मतलब बड़ा जो हड्डियां है बॉडी के, वो मूव कर पा रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देखेंगे बच्चा जन्म होते ही उसको चलना फिरना नहीं आता है जी, उसको टाइम लगता है, समय लगता है, तो उसको आपको नोट करना है, पेरेंट्स को देखना है या फिर जो उसका केयर गिवर्स है, जो उसके पास आसपास के लोग हैं, उनको देखना है कि वो सही से रोल कर रहा है। पहले बच्चा डायरेक्टली जंप करना नहीं सीखता है, जंपिंग इज द लास्ट स्टेज। ओके, तो पहले बच्चा सीखेगा कि रोल करना, एक साइड से और एक साइड रोल करना सीखेगा। उसके बाद वो क्रोलिंग सीखेगा, हाँ 4 पाँव से जो चलने का कोशिश करता है। उसके बाद वो वॉकिंग करेगा, वॉकिंग में भी टाइम है, वो बच्चा क्या करेगा, कुछ पकड़ के चलने का कोशिश करेगा, देन ही विल चलना सीखेगा। उसके बाद वो रनिंग सीखेगा, उसके बाद वो जंप सीखेगा। ये क्रोनोलॉजिकली जाता है, एक के बाद एक, डायरेक्टली एक नहीं होता है, तो ये देखना है। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स देखना है। फाइन मतलब छोटी छोटी जो हड्डियां या ऑर्गन से वो हिलाना, जैसे कि मेरे फिंगर्स, मैंने एक पेन ग्रैब कर रही हूँ, इसमें भी टाइम लगा था, और हाँ, तो बच्चे ने आपने नोट किया होगा, वो कुछ चीज ग्रैब कर लेते जो छोड़ते नहीं है, तो उसमें भी वो भी एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ऐसा करता है बच्चा। उसके बाद वो छोड़ना सीखता है, ये करना सीखता है, कमांड सीखता है। तो कमांड वाला वो कॉग्निटिव है, मतलब ब्रेन रिलेटेड, वो हाँ ये मम्मी ये वर्ड बोलेगी तो मुझे छोड़ना है ऐसे, ये सब बातें भी वो धीरे धीरे सीखेगा। तो फिजिकल एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया, उसका ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स वो सीख रहा है कि नहीं, कुछ चीज ग्रैब करना, पिक करना, उठाना। उसके बाद स्क्रिबल करता है, जो हम लोग स्क्रिबलिंग सिखाते हैं ना बच्चे को, जो और हम लोग बोलते हैं कि स्क्रिबलिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, वो लिखने सीखने का पहले स्क्रिबलिंग सीखता है, तो वैसे ही उसके बाद ही वो बड़े बड़े चीजों को ग्रैब करना सीखता है ना। हाँ, तो ये सब चीजें हम लोग पेरेंट्स या फिर केयर विगर, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसका नाना नानी जो भी उसको देखभाल कर रहा है, तो वो ख्याल मतलब देखना है, उसको नोट करना है कि हाँ बच्चा ये कर रहा है कि नहीं, हाँ मतलब हो रहा है। उसके बाद फिर कॉग्निटिव या ब्रेन रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं, वो कमांड ले रहा है कि नहीं, बुलाने से सुनता है कि नहीं, यस, तो वो सब रेस्पॉन्स करता है कि नहीं, तो वैसे चीजें भी हम लोग नोट कर सकते हैं। इसमें कॉग्निटिव में आएगी कि साउंड, जब हम लोग जैसे कि ताली मारा मैंने, उसने वो रिएक्ट किया कि नहीं बच्चा, या फिर शाउटिंग का आवाज हुआ या जोर से कुछ बैंग साउंड हुआ, कुछ गिरा, बच्चा उस तरफ देखता है कि नहीं, तो उसमें आप देखेगा कि वो कमांड ले रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, रेस्पॉन्सेस कर रहा है कि नहीं, उस तरफ देख रहा है कि नहीं। उसी में आप देख लेंगे कि उसका विजन, जो आंखों से उसको दिख रहा है कि नहीं, ये आप जिस तरफ से बुला रहा है उस तरफ वो देख रहा है नहीं, तो आप पकड़ सकते हैं ना कि उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं, उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप अगर कोई चीज मूव कर रहा है उसके आंख से लेके वन साइड से वन साइड लेके गया, तो उसका पूरा सिर वो हिला रहा है कि नहीं, तो वो सिर हिला रहा है कि नहीं, वो भी आप देख लिया, फिजिकली वो कर पा रहा है या नहीं, या और वो आंखें मूव किया, वो कर पा रहा है कि नहीं, वो भी आप देख लिया, तो विजन उसका ठीक है कि नहीं, वो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद लैंग्वेज में बोलूंगी और एक कैटेगराइज करके, जिसमें जैसे कि पहले ही मम्मा पापा बोलना सीखता है, हाँ बच्चा पहले ही वो सभी बोलता है, या फिर जो उसको एनी टाइम उसको देखभाल करता है उसका नाम पहले वो बोलता है, तो उसमें मामा बाबा वो पहले शुरू नहीं करता, एक एक सिलेबल हिसाब से शुरू करता है जी, तो वो सब नोट करना है, तो वो सब वो कर रहा है कि नहीं, वो सब भी आपको देखना है। उसके बाद सोशल इमोशनल डेवलपमेंट और एक कैटेगराइज करके हम देख सकते हैं, जिसमें जो इमोशंस फील कर सकता है कि नहीं, वो जैसे कि मैंने अपने बच्चे को छोड़ के आया तो वो रो रहा है कि नहीं, वो भी एक है। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसा भी सुनते हैं कि बच्चा ज्यादा रोता है अच्छा नहीं है, नहीं, रोना इज गुड थिंग, क्योंकि रो रहा है क्यों, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, वो बताने का कोशिश कर रहा है, आपको समझाने का कोशिश करता है, वो भी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। उसके बाद पहले तो बच्चा पहले तो उसको खेलना भी नहीं आता, खेलना भी सिखाया जाता है, वो दिया फिर देख देख के अपने पेरेंट्स को, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके सीखता है। तो वैसे ही उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि वो किसी और को देख के इमिटेट करता है कि नहीं, या जैसे कि मम्मा लिपस्टिक लगाती है जी, तो वो मिरर पे जाके वो खुद लगा देती है। हम लोग ड्रेस करने के बाद कैसे दिख रहा है हम लोग जाके देखते हैं, तो बच्चा भी वो ट्राई कर रहा है कि नहीं, तो वो सब चीजें हैं, वो इमिटेट कर रहा है कि नहीं, वो सब चीजें भी हम लोग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं। जी जी। अच्छा, आपने बहुत कुछ हमें बताया, तो इसके जरिए कुछ सक्सेस स्टोरी है? जी, ऐसा है, सक्सेस स्टोरी है, हमारा इस डिस्ट्रिक्ट का है, हमारा माहूर ब्लॉक से है, ये माहूर एजुकेशनल ब्लॉक से है। वहाँ पे अर्ली आइडेंटिफाई हुआ, इसलिए एक बच्चा है, उसका नाम है सांगमोय हेक्टे, वो अभी मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है। यस, और वो उसका प्रॉब्लम जो था वो सेरेब्रल पल्सी था, डिसेबिलिटी हिसाब से आप पूछे तो। और 2 बच्चे हैं, रोहन छेत्री एंड करण
आनंद थापा, ये भी थैलेसेमिया जो डिजीज़ है ब्लड रिलेटेड जी, उससे पीड़ित है और वो अभी असम यूनिवर्सिटी सिलचर में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। एज अ मदर और अ टीचर आप आगे बढ़ते रहे, ये हमारा विश है। समय की पाबंदी है तो यहाँ पे हमें समाप्त करना पड़ेगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। नमस्कार।